ये एक्ट्रेस होगी पठान 2 की हीरोइन, जिसके सामने बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेस फीकी हैं। और कैसे बोट बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। लेकिन पठान 2 में पठान को बचाने के लिए ऋतिक यानी कबीर की एंट्री हो सकती है। बोट कंपनी ने टारगेट रखा था कि साल 2024 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लेंगे, लेकिन कंपनी ने ये टारगेट साल 2021 में ही पूरा कर लिया। पिछले साल बोट कंपनी ने करीब 1500 करोड़ की कमाई की, लेकिन आखिर कैसे बोट ने इतने कम समय में सोनी, JBL और बोस जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। एक कमरे से जिस कंपनी की शुरुआत की गई, कैसे वो आज करोड़ों की कंपनी बन गई। साल 2016 में अमन ने अपने दोस्त समीर मेहता के साथ दिल्ली में बोट कंपनी की नींव रखी, लेकिन शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे समझ में नहीं आया। अमन ने देखा कि मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे चार्जर, स्पीकर्स, ईयरफोन या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। जिसके बाद अमन ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनके प्राइस कम हो और क्वालिटी भी दमदार। अमन ने सबसे पहले एप्पल का चार्जर बनाया, जो कुछ ही समय में अमेज़न में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। जिसके बाद बोट कंपनी ने स्पीकर्स और ईयरफोन बनाने की शुरुआत। बहुत से लोगों ने कहा कि मार्केट में 200 से ज्यादा कंपनियां ये सभी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। ऐसी कंपनियां रोज खुलती हैं और रोज बंद होती हैं, लेकिन अमन ने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। अमन अब अपनी कंपनी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें फंड की जरूरत थी। ऐसे में साल 2018 में फायर साइड वेंचर्स कंपनी के मालिक कमलजीत सिंह ने करीब 60 करोड़ की फंडिंग बोट कंपनी को दी, क्योंकि उन्हें अमन और समीर का आइडिया काफी पसंद आया। असल में बोट कंपनी की स्ट्रेटेजी काफी दमदार थी। कंपनी ने यूथ को टारगेट करना शुरू किया। बोट के प्रोडक्ट्स काफी स्टाइलिश थे, जिसे युवाओं ने काफी पसंद किया। साथ ही उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी थी और वे लॉन्ग लास्टिंग भी थे। JBL और बोस जैसी कंपनियां जो प्रोडक्ट 3 से 7 हजार में बेच रहे थे, वही प्रोडक्ट बोट ने 1000 में बेचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट लोगों को बोट कंपनी की क्वालिटी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से भी अच्छी लगी। अमन जानते थे कि इंडियंस को बेस काफी पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में बेस की तरफ काफी ध्यान दिया और साल 2018 में बोट कंपनी ने 108 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन अमन गुप्ता का एम इससे कहीं ज्यादा था। 2020 में कंपनी ने 500 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया और 2021 में आंकड़ा बढ़कर 1500 करोड़ पहुंच गया। आज कंपनी हर रोज 8 से 10,000 प्रोडक्ट्स बेचती है और आज बोट लोगों का पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। पठान की जबरदस्त सफलता के बाद डायरेक्टर्स पठान 2 लाने की तैयारी में हैं। फिल्म के एंड में ऐसा दिखाया गया है कि जॉन को शाहरुख पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। पब्लिक ने सोचा जिम का काम तमाम हो गया, उसका किरदार यहीं खत्म हो गया, पर पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि डायरेक्टर ने खुद कहा है कि हो सकता है जिम अभी जिंदा हो। पठान 2 और ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि पठान 2 में दुश्मनों से लड़ने के लिए शाहरुख का साथ देने के लिए सलमान खान नहीं बल्कि ऋतिक रोशन होंगे। मूवी में दीपिका पादुकोण की भी जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन पठान 2 में दीपिका की जगह तमन्ना भाटिया को रोल मिल सकता है, क्योंकि बाहुबली 2 में तमन्ना भाटिया एक सीन को लेकर काफी चर्चा में आई थी। उनका प्रभास के साथ लव मेकिंग सीन था, जिसमें तमन्ना टॉपलेस दिखाई दी। लेकिन फिर से पाकिस्तान की एक ऐसी हरकत सामने आई जिसने भारत को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है, जिसमें से ज्यादातर भारतीय मछुआरे थे जो बिल्कुल निर्दोष थे और गलती से पाकिस्तान की तरफ चले गए। पिछले 9 महीनों में 6 भारतीय कैदियों की मौत हो गई है और हैरानी की बात तो यह है कि इन कैदियों की सजा पूरी हो गई और उन्हें जेल से रिहा करना था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से सभी को हिरासत में रखा और भारत की तमाम अपीलों के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया और आखिर में उनकी मौत ही हो गई। भारत पाकिस्तान के इस हैवानियत पर आग बबूला हो गया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि भारतीय कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, वो इससे पीछे नहीं हट सकते। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सजा पूरी होने के बावजूद भारतीय कैदियों को रिहा नहीं किया गया। पाकिस्तान ने उन्हें टॉर्चर किया और फिर कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन राम द्वारा बनाए गए राम सेतु पर नासा ने सबसे बड़ा सबूत देकर दुनिया को हैरान कर दिया। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो रामायण के दौरान भगवान राम ने लंका में जाने के लिए इस पुल को बनवाया था, जिसे बनाने में 5 दिन लगे। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन 1480 में आए भयंकर तूफान के चलते ये पुल टूट गया। लेकिन इस पर नासा की क्या थ्योरी है वो आपको बताते हैं। नासा के द्वारा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में बताया गया है कि ये पुल इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसमें प्रयोग किए गए पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस बालू के ऊपर इन्हें रखा गया है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। खास बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रामायण की घटनाओं का समय भी लगभग यही था। इस बात को और पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर को मापने की तरकीब को अपनाया और इससे मिले परिणामों को जब रामायण काल से जोड़ा गया तो दोनों का
समय लगभग समान पाया गया। इस बात को पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण में दर्ज महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के सहारे उस समय का पता लगाया और उसके परिणाम में उस वक्त की अवधि भी 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से लेकर आज तक समुद्र का जल स्तर लगभग 3 मीटर बढ़ चुका है और सबसे हैरत की बात यह है कि राम सेतु के पत्थर इतनी ही गहराई के अंदर पाए गए हैं। इन पत्थरों के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों की कभी परीक्षण नहीं किया गया, जिनकी अवधि काल भी 7000 साल पुरानी पाई गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि राम सेतु के पत्थर और रामचरितमानस में दर्शाया गया समय एक ही है, जिससे ये तय हो गया कि यहाँ पर राम सेतु पुल था, लेकिन ये राम की सेना ने ही बनवाया था या किसी और ने, आज तक वैज्ञानिक इस बात पर कुछ नहीं बता पाए। ऐसा ही एक रहस्य आज तक किसी के सामने खुल नहीं पाया है, जो कैलाश पर्वत से जुड़ा है। असल में कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन इससे 2000 कम मीटर ऊंचाई वाले एवरेस्ट यानी 6638 मीटर पर कोई भी इंसान फतह नहीं कर सका। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है, जो बर्फ से ढकी रहती है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंचा मरने के बाद, या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है।